यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें कुछ दृश्य और विवरण मानसिक रूप से विचलित कर सकते हैं। यह कंटेंट केवल 18 साल या उससे अधिक उम्र के दर्शकों के लिए है। कृपया इसे छोटे बच्चे दूर रहे। हमारी सोच किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि केवल उस घटना को जानकारी और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करना है। बात है 24 जुलाई 2004 की। फिलीपींस में एक छोटा सा कस्बा है नारा। वहीं एक पुलिस स्टेशन के बाहर दो लोग खड़े थे, एक नौजवान लड़का और एक बुजुर्ग आदमी। दोनों अंदर जाने से पहले बहुत घबराए हुए थे। बुजुर्ग ने कहा, चलो बेटा, जो होगा देखा जाएगा। दोनों अंदर गए, पुलिस ऑफिसर से मिले। अफसर ने उन्हें बैठने को कहा। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग आदमी लड़के से बोला, हाँ, अब बताओ क्या बात है। लड़के ने कांपते हुए जो बताया, उसने पुलिस अधिकारियों के पैरों तले जमीन खींच ली। पुलिस अफसर ये सुनते ही चौकन्ना हो गया। वो सीधे अपनी कुर्सी से उठकर फोन की तरफ भागा और अपने सीनियर अधिकारियों को कॉल करने लगा। ये बात पूरे नारा कस्बे में फैली तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। बाद में यह खबर पूरे फिलीपींस में फैल गई। लोग हैरान थे कि एक शादी के जश्न के बीच ऐसा कैसे हो गया, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं असली कहानी की। 17 जुलाई को फिलीपींस के नारा गांव में रहने वाले 47 साल के एलादियो बाउले के घर में बहुत भीड़ थी। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था, क्योंकि उसी दिन एलादियो बाउले की बेटी की शादी थी। एलादियो बाउले ने दीवार से टंगी स्कूटर की चाबी उठाई, स्कूटर स्टार्ट की और बाजार निकल गया, क्योंकि उसे कैटरिंग वाले से मिलना था। थोड़ी देर बाद वो वापस स्कूटर से लौट आया और सीधा अपने घर के पास बने एक मैदान की तरफ गया, जहां शादी का पंडाल लगा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने अपनी बेटी को बुलाया, जो दुल्हन बनने वाली थी। बेटी आई, पंडाल देखा, सब तैयारियां देखकर खुश हो गई। उसने अपने पापा से कहा, सब बहुत अच्छा है पापा। इसके बाद वो लड़की वापस घर चली गई। पंडाल घर से ज्यादा दूर नहीं था। अब इलादियो बाउले फिर से तैयारी में जुट गया। शाम होते होते सभी रिश्तेदार पंडाल में पहुंचने लगे। डीजे वाले ने भी अपना स्पीकर लगा लिया। गाने बजने लगे, लोग नाचने लगे, कुछ तो शराब पीकर झूमने लगे। अब दोनों तरफ के मेहमान, यानी लड़की वालों और लड़के वालों के परिवार, रिश्तेदार और दोस्त, सभी शादी के पंडाल में पहुंच चुके थे। माहौल पूरी तरह शादी वाला हो चुका था। दूल्हा और दुल्हन भी अब पंडाल में आ चुके थे। दुल्हन ने सफेद रंग का खूबसूरत शादी वाला गाउन पहन रखा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। दूल्हा भी अच्छे से तैयार होकर आया था। शेरवानी और मैचिंग जूते में वह बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों स्टेज पर आकर एक दूसरे के पास बैठ गए। फिलीपींस में शादी का एक पुराना रिवाज है। यहां जब भी कोई शादी होती है तो उसमें शामिल होने वाले हर मेहमान को दारू पिलाई जाती है। लोग पीते हैं, नाचते हैं, हंसी मजाक करते हैं और शादी का पूरा जश्न मनाते हैं। यहां भी वही हुआ। करीब 1.5 से 2 घंटे बीत चुके थे। हर कोई अपने अपने गिलास में दारू डालकर पीने में मशगूल था। कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ हंस हंसकर बातें कर रहे थे। शादी की महफिल जोरों पर थी। माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। अब सबकी नजरें चली गईं स्टेज पर बैठे एलादियो बाउले की बेटी और उसके दूल्हे पर। लोग उन्हें देख रहे थे, कैसे वो एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिलीपींस की शादी में एक और रिवाज होता है। जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठ जाते हैं तो सारे बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार उन्हें आशीर्वाद देते हैं और फिर उन्हें डांस फ्लोर पर ले जाते हैं। वहां पर दूल्हा दुल्हन सबसे पहले डांस करते हैं और उनके बाद बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं। यहां भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। सारे रिश्तेदार जो अब तक अलग अलग ग्रुप में नाच रहे थे, वो सब स्टेज पर आकर दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे ले आए और सीधा डीजे के पास पहुंच गए। अब चारों तरफ से लोगों ने घेरा बना लिया। बीच में दूल्हा दुल्हन खड़े थे और उनके लिए एक प्यारा सा रोमांटिक गाना बजाया गया। दोनों ने डांस करना शुरू किया। लोग खुश होकर ताली बजा रहे थे, शोर मचा रहे थे, कुछ लोग शराब पी रहे थे। धीरे धीरे बाकी लोग भी डांस में शामिल हो गए। दूल्हे के रिश्तेदार उसके साथ नाच रहे थे और लड़की की साइड वाले एलादियो बाउले की बेटी के साथ नाच रहे थे। लेकिन इसी नाच गाने के बीच एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल
दूल्हे की तरफ से एक 25 साल का लड़का था, उसका नाम था बेंजी गनाए। उसने भी खूब शराब पी रखी थी और वो भी बाकी लोगों के साथ झूम झूम कर नाच रहा था। लेकिन अचानक वो डांस करते करते गिर पड़ा। शायद उसका पैर फिसला या किसी से टकरा गया। गिरते गिरते उसका हाथ ऐसे एंगल में आया कि वो पीछे से दुल्हन यानी एलादियो बावले की बेटी को टच कर गया, और वो भी निचली कमर के पास। उस समय किसी को कुछ समझ नहीं आया। सबने मिलकर उसे उठा लिया और फिर से सब नाचने लगे। लेकिन एलादियो बावले की बेटी नाच नहीं रही थी। वो एकदम चुपचाप बैठी थी। जब एलादियो बावले ने देखा कि उसकी बेटी सबके साथ नाच नहीं रही, तो वो तुरंत भीड़ चीरकर उसकी तरफ गया और पूछा, क्या हुआ, तुम नाच क्यों नहीं रही? तो उसकी बेटी बोली, अभी जो लड़का गिरा था ना बेंजिए गने, उसने पीछे से मुझे टच किया। मुझे अजीब लगा। लगता है उसने जानबूझकर किया। बेटी की यह बात सुनते ही एलादियो बावले का पारा चढ़ गया। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, डीजे बंद करो। डीजे बंद किया गया और सबका ध्यान उधर चला गया। एलादियो बावले गुस्से में भीड़ चीरकर बेंजिए गने के पास गया, उसकी कॉलर पकड़ ली और जोर जोर से डांटने लगा। बेटी भी सबको बता रही थी कि क्या हुआ था, कैसे गिरते हुए उसने उसको छुआ और उसका इरादा ठीक नहीं था। अब क्या था, लड़की वालों के रिश्तेदार बेंजी गनय के ऊपर टूट पड़े। सब उसे डांटने लगे, धमकाने लगे। दूल्हे की साइड वाले रिश्तेदार बस चुपचाप तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सभी को गलती बेंजी गनय की लग रही थी। कुछ लोग माहौल शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। जो भी हंगामा वहां मचा हुआ था, उसे सुलझाने का प्रयास हो रहा था, ताकि किसी का मूड खराब न हो। लेकिन इलादियो बावले बार बार बेंजिए को पढ़कर उसे मारने की कोशिश करता है। कोई न कोई बीच में आकर इलादियो बावले को रोक देता। आखिर में इलादियो बावले ने सोचा कि अभी सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ उसकी बेटी ने भी अपने पापा को समझाया, पापा, कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ उसे जाने दीजिए। शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रही हूं। मुझे अपनी शादी का माहौल खराब नहीं करना, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। बेटी की बात मानकर इलादियो बावले ने बेंजे गनई को छोड़ दिया। बेंजे गनई भी फिर से बाकी लोगों के साथ मिलकर नाचने गाने लगा। डीजे दोबारा शुरू हो चुका था। दूल्हा दुल्हन एक बार फिर रोमांटिक डांस परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन उसी समय इलादियो बावले भीड़ को चीरते हुए डांस फ्लोर के किनारे जाकर खड़ा हो गया। अब उसकी नजर सिर्फ बेंजे गनई पर टिकी हुई थी। भीतर से वह अब तक तिलमिला रहा था। उसे लग रहा था कि बेंजे गनय ने न केवल सीमाएं पार की हैं, बल्कि उसकी बेटी के सबसे खास दिन को बर्बाद कर दिया है। उसके दिमाग में अब एक पक्का निर्णय बन चुका था, और वह यह निर्णय अकेले नहीं लेना चाहता था। एलादियो बावले डांस फ्लोर से हटकर मुख्य पंडाल की ओर गया, जहां उसका 21 वर्षीय बेटा जेरल्ड बावले खड़ा था और शादी की व्यवस्थाएं देख रहा था। एलादियो बावले ने जेराल्ड को अपने साथ चलने को कहा। दोनों पंडाल से बाहर निकल गए। बाहर जाकर एलादियो बावले ने जेराल्ड से कुछ बातें की। 5 और मिनट बाद जेराल्ड वापस पंडाल के अंदर आया और अपने चचेरे भाई 35 वर्षीय साबुतारी पीके के पास पहुंचा। उसका हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले गया, जहां एलादियो बावले इंतजार कर रहा था। अब 3 लोग, एलादियो बावले, उसका बेटा जेराल्ड और उसका भतीजा साबुतारी, साथ खड़े होकर बात कर रहे थे। लेकिन उन्हें लगा कि इस योजना के लिए एक और आदमी की जरूरत है। इसीलिए जेराल्ड और साबुतारी फिर से पंडाल के अंदर गए और अपने खास दोस्त जूनी बोयात से मिले। उसका हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले आए। अब कुल 4 लोग हो गए, एलादियो बावले, उसका बेटा जेराल्ड, भतीजा साबुतारी और दोस्त जूनी बोयात। इन चारों ने बाहर खड़े होकर आपस में बातचीत की और तय कर लिया कि अब उन्हें क्या करना है। इसके बाद जेराल्ड और साबुतारी वापस डांस फ्लोर पर पहुंचे, जहां बेंजे गने डांस कर रहा था। दोनों ने बेंजे गने का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ चलने को कहा। बेंजे गने ने पूछा, कहाँ चलना है? उन्होंने कहा, एक स्पेशल पार्टी चल रही है, वहां खास शराब रखी है तुम्हारे लिए। बेंजे गने पहले से ही शराब के नशे में चूर था। उसे जरा भी शक नहीं हुआ। वह खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ा। इन लोगों ने पास ही खड़ी एक मोटरसाइकिल वाली ट्राइसाइकिल, एक प्रकार की स्थानीय गाड़ी, भारत की जुगाड़ गाड़ी जैसी, निकाली। इसमें पीछे लकड़ी का चबूतरा जुड़ा था, जिस पर लोगों को बिठाया जा सकता था। एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, बाकी 3 उसी में बैठे थे, जिनमें एक बेंजिए गनय भी था।
गाड़ी चलती रही और पंडाल से दूर सुनसान जंगल की ओर निकल गई। जब गाड़ी जंगल में रुकी तो बेंजिए गानई ने चौंकते हुए पूछा, अंकल जी, आपने तो दारू पार्टी का कहा था, पर यह तो जंगल है। इलादियो बाउले ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यहीं दारू मिलेगी। पांचों जंगल के अंदर थोड़ी दूर गए और एक खुली जगह पर रुक गए। तभी इलादियो बाउले ने कहा, बेंजिए गने, नीचे घुटनों के बल बैठ जाओ। अब बेंजिए गने को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तभी इलादियो बाउले ने अपनी जेब से चाकू निकाला, बेंजिए गनाई के बाल पकड़कर उसे झुकाया और उसकी छाती में बार बार चाकू घोंपना शुरू कर दिया। लगभग 13 बार वार किए गए। यह देखकर जूनी बोयात को तेज उल्टी आने लगी। वह सहन नहीं कर पाया और दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन इलादियो बाउले, जेराल्ड और साबुतारी वहीं खड़े रहे। बेंजिए गनाई की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, जेराल्ड और साबुतारी ने उस पर लातें मारनी शुरू कर दीं। लेकिन यह अंत नहीं था। एलादियो बाउले उसके चेहरे के पास बैठा, उसके मुंह को खोला, उंगलियां डालकर उसकी जीभ बाहर निकाली और उसी चाकू से उसे गंभीर रूप से जख्मी किया। फिर उसने बेंजिए गनाई के दोनों कानों को भी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद इलादियो बाउले ने उन अंगों को अपने मुंह में डाला और चबाना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर जेराल्ड और साबुतारी भी सन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका पिता क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे रोका नहीं। इसके उलट तीनों ने मिलकर बेंजिए गानई के शरीर पर और हिंसा की। थोड़ा दूर खड़ा जूनी बोयात से यह सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। रात गहराती जा रही थी और जंगल की खामोशी में तीनों दरिंदों, एलादियो बाउले, जेराल्ड और साबुतारी ने एक ऐसा, उसके अपराध के कृत्य को समाज कभी माफ नहीं करेगा। उनके पास सिर्फ एक चाकू था, मगर नीयत इतनी हिंसक थी कि उसी एक औजार से उन्होंने बेंजिए गनाई के शरीर को टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया। पहले उसे 2 टुकड़ों में किया, फिर एक एक कट गहरा कर पूरे शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने उसके आंतरिक अंगों को निकाला और एक तरफ अलग अलग रखा, जैसे कोई मांस काटने वाला अपनी प्रक्रिया में हो। इसके बाद एलादियो बाउले ने चाकू को फिर से कसकर थामा और अपने साथियों से कहा, शरीर को पकड़ो। जेराल्ड और साबुतारी ने बेजान शरीर को पकड़ा और एलादियो ने बाल पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। तीनों जंगल में फैल गए। वो केले के पेड़ों के झुरमुटों में जाकर सूखी पत्तियां इकट्ठा करने लगे, बड़ी बड़ी, मजबूत, जिनमें कुछ छिपाया जा सके। पत्तियां जमा करने के बाद वे शरीर के पास लौटे। उन सभी टुकड़ों और अंगों को पत्तियों में बहुत सावधानी से लपेटा गया। सारा काम इतनी सफाई और व्यवस्थित ढंग से किया गया, मानो कोई रस्म पूरी की जा रही हो। इसके बाद तीनों तेजी से मोटरसाइकिल की ओर भागे। वहां उन्होंने एक छोटी बोतल उठाई और बाइक की टंकी से उसमें ईंधन निकाला। फिर वे उसी जगह लौटे जहां शरीर रखा था। पत्तियों में लिपटे हिस्सों पर ईंधन डाला गया और उन्हें जला दिया गया। जूनी यह सब थोड़ी दूरी से देख रहा था। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। एलादियो बाउले की नजर उस पर पड़ी तो वह गुस्से में चिल्लाया, अबे, साथ आया है तो कुछ मदद भी कर। क्या डर से कांप रहा है? ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका था कि उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तभी एलादियो ने आदेश दिया, जेराल्ड, साबुतारी, इसे पकड़कर लाओ। दोनों दौड़े और जूनी को खींचकर आग के पास ले आए। एलादियो ने पत्तियों में से कुछ अधजले टुकड़े निकाले, जो अब जलने की वजह से काले और सख्त हो चुके थे, और जूनी का मुंह खोलकर जबरदस्ती डाल दिए। जूनी समझ गया था कि अगर उसने इनकार किया तो उसका अंजाम भी वैसा ही हो सकता है जैसा बेंजे गने का हुआ। इसलिए उसने वह टुकड़े बिना कुछ कहे, चबाए बिना निगल लिए। तीनों अपराधी जोर से हंसने लगे। देखा कैसे सीधा गटक गया। मगर इस हंसी में एक और नीयत छुपी थी, और वो नीयत थी अगला कदम उठाने की। एलादियो ने कहा कि जो बाकी अंग और हिस्से बचे हैं उन्हें भी संभाला जाए। लीवर और आंतें जैसे अंगों को एक तरफ अलग किया गया। बाकी बचे टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। अब इन्हें रखने के लिए जेराल्ड गया अपनी गाड़ी के पास और वहां से कई पॉलीथीन की थैलियां ले आया। हर टुकड़ा इन थैलियों में भरकर सहेजा गया।
इसी बीच एलादियो और साबुतारी बचे हुए अंगों को उठाकर जंगल के अंदर ले गए और उन्हें दूर किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया। उन्हें भरोसा था कि बारिश या जानवर इन्हें खत्म कर देंगे और कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब उनके पास 2 थैलियां थीं जिनमें छोटे-छोटे टुकड़े थे और अब तीनों का रुख उस शादी के पंडाल की ओर था। रात के लगभग 3:30 बज रहे थे। कुछ मेहमान जा चुके थे, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी जश्न में डूबे थे, नाचते, पीते, गाते। चारों अब जूनी बोयात भी मजबूरी में उनके साथ था, सीधे पंडाल के पीछे बने रसोई घर में पहुंचे, जहां हलवाई भोजन पका रहे थे। एलादियो बावले ने थैली आगे बढ़ाकर कहा, बिल्कुल ताजा मांस है, सब्जी में डाल दो, स्वाद दुगना हो जाएगा। हलवाइयों को कुछ भी अंदाजा नहीं था, वे सीधे सादे लोग थे। उन्होंने थैली ले ली और मांस को काटकर सब्जी में मिला दिया। कुछ घंटे पहले जो लड़का सबके साथ नाच रहा था, वही बेंजे गनय अब रिश्तेदारों की थाली में परोसा जा चुका था। दारू और नाच का माहौल था। लोग खाने का स्वाद लेते हुए कह रहे थे, क्या लाजवाब मीट है। मगर किसी को यह पता नहीं था कि यह कोई आम मांस नहीं, बल्कि इंसानी मांस था। एलादियो, जेराल्ड और साबुतारी भी बाकियों के साथ बैठकर उसी खास डिश का आनंद ले रहे थे। किसी को कोई शक तक नहीं हुआ। हर कोई खा रहा था और हर निवाला बेंजिए गानई की पहचान और अस्तित्व को मिटा रहा था। सुबह होते होते सब अपने अपने बिस्तरों की ओर लौट गए, पेट भरे, मगर इस बात से अनजान कि उन्होंने क्या खा लिया है। और इस पूरी शादी में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। खाना, डांस, खुशी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस शादी में एक चेहरा था जो नजर नहीं आया, बेंजिए गनय। वहीं दूसरी ओर जूनी बोयात अपने घर के कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा था। गिल्ट, पछतावा, डर, सब कुछ उसे अंदर से खा रहा था। वो ना सो पा रहा था, ना खा पा रहा था। उसकी आंखें खुली होती थीं, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे बेंजिए का चेहरा दिखाई देता। उसकी चीखें कानों में गूंजतीं। जंगल से जो स्मेल आ रही थी, वो अब हर सांस में महसूस हो रही थी। और सबसे ज्यादा उसे जो खाए जा रहा था, वो था बेंजिए का मांस, जिसका स्वाद उसकी जुबान से जा ही नहीं रहा था। 24 जुलाई 2004 की सुबह सूरज निकला, लेकिन जूनी की जिंदगी में अंधेरा ही था। वो उठते ही बिना किसी से कुछ कहे अपने गांव के मुखिया बरंगई कैप्टन के पास गया। बुजुर्ग आदमी दरवाजे पर खड़ा था और उससे लिपटते ही जूनी फूट फूट कर रो पड़ा और फिर उसने सब कुछ उगल दिया। मुखिया पहले तो हक्का बक्का रह गया। उसे लगा ये कोई बुरे सपने का हिस्सा है, लेकिन जूनी की आंखों में जो डर था, वो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं हो सकता था। उस बुजुर्ग ने तुरंत जूनी का हाथ पकड़ा और उसे गांव के पुलिस स्टेशन ले गया। जूनी बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुखिया ने कहा, अगर आत्मा का बोझ हल्का करना है तो यही रास्ता है। पुलिस स्टेशन में बैठते ही जूनी ने जो बताया, वो सुनकर पुलिस ऑफिसर कुछ देर तक जड़ हो गया और फिर फौरन अपने सुपरवाइजरों को फोन किया। नार्रा पुलिस ने केस की गंभीरता को समझते हुए उसी रात सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 2 दिन तक पुलिस ने उस जंगल की खाक छानी। बेंजिए गनय के जले हुए शरीर के टुकड़े, हड्डियां, राख सब एक एक कर बरामद हुए। डीएनए टेस्ट ने पुष्टि की बेंजिए की हत्या हुई थी और उसके शरीर को पकाकर खाया गया था। मीडिया तक बात पहुंची और पूरे देश में सनसनी फैल गई। हेडलाइंस कुछ यूं थीं, ग्रूम सर्व्स गेस्ट ह्यूमन फ्लैश एट वेडिंग फेस्ट, फिलिपिनो कैनिबल केस शॉक्स द वर्ल्ड। लोग पूछने लगे, क्या सच में इंसानियत इतनी गिर गई है। शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने सबूतरी को भी पकड़ा, लेकिन सबूतारी ने भी खुद चलकर सरेंडर किया, क्योंकि वो भी डर और गिल्ट में जी नहीं पा रहा था। अब पुलिस के पास 2 गवाह थे, जूनी और सबूतारी, और एक ठोस सबूत, बेंजी की अधजली लाश। 16 जुलाई 2004 को फिलीपींस पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए एलियास और उसके बेटे जॉन समेत परिवार के 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर हत्या, सबूत मिटाने और मानव मांस खाने जैसे गंभीर आरोप लगे। केस कोर्ट में गया और सुनवाई के दौरान जब पूछताछ हुई तो एलूदियो ने साफ कहा, मैंने दारू पी रखी थी, मुझे कुछ याद नहीं। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। एक गुनाह को शराब से ढका नहीं जा सकता। जेरल्ड ने चुप्पी साधी। कोई पछतावा नहीं, कोई आंसू नहीं। ये कोई सामान्य हत्या नहीं थी, ये एक मानसिक विकृति का जिंदा प्रमाण थी। पलावान, जो एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, अब कैनिबल आइलैंड के नाम से बदनाम होने लगा। फिलीपींस सरकार को आगे आकर सफाई देनी पड़ी कि ये एक अकेला मामला है,
है, लेकिन तब तक मीडिया ने इसे राक्षसी शादी करार दे दिया था। इस केस की एफआईआर 24 जुलाई 2004 को दर्ज हुई। आरोपी एलुदियो, जेराल्ड और साबुटेरी को पलावन प्रोविंशियल जेल में भेजा गया। झुनिबोयोट को सरकारी गवाह स्टेट विटनेस बनाया गया और उसे कानूनी सुरक्षा मिली। लेकिन इस केस की कोई सार्वजनिक कोर्ट हियरिंग रिपोर्ट नहीं मिली। कोई पब्लिक जजमेंट, ट्रायल अपडेट या सजा का ऐलान कभी मीडिया के सामने नहीं आया। तो क्या कोर्ट ट्रायल को जानबूझकर बंद दरवाजों में चलाया गया? क्या किसी ने केस को दबा दिया? क्या कैनिबल केस को बदनामी से बचने के लिए बंद कर दिया गया? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। जानकारों ने बताया कि यह लोग ग्रुप डेल्यूजन यानी सामूहिक भ्रांति का शिकार थे, जिसमें एक व्यक्ति का भ्रम पूरी भीड़ को अपने साथ बहा ले जाता है। इस परिवार ने सिर्फ एक शक को इतना बड़ा बना लिया कि उन्होंने इंसान को खा लिया। वर्तमान में 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य आरोपी इलियास और उसका बेटा जॉन फिलीपींस के सुमात्रा द्वीप की सबसे सख्त सुरक्षा वाली जेल लपास क्लास 1 मेडन में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बाकी लोगों को अलग अलग सजाएं सुनाई गईं, कुछ को 15 साल, कुछ को 20 और कुछ को मानसिक उपचार केंद्रों में भेजा गया। इस घटना ने सिर्फ एक गांव नहीं, पूरी इंसानियत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। कभी कभी सबसे बड़ा राक्षस हमारे भीतर छिपा होता है, वह शक, वह डर जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता और उसे वहशत की गहराइयों में धकेल देता है। अगर इस घटना ने आपको भी झकझोर दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल दहला देती हैं। कमेंट में हमें बताइए, क्या यह घटना सिर्फ अंधविश्वास थी या हमारे समाज का एक काला सच? और शेयर कीजिए इस कहानी को ताकि कोई और भी इस डरावनी हकीकत से अनजान न रहे। जूनी बोयात अब भी जिंदा है, लेकिन एक गिल्ट और खामोशी के साथ।